तो फिर सबसे पहले अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और जनरल प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कौन कौन से रेशियो है वो देखते हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और एकदम सिंपल फॉर्मूला इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। यानी कि ये रेशियो किसके साथ कैलकुलेट होता है? नेट सेल्स के साथ। और फॉर्मूला क्या है ये? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। याद हो गया होगा क्या फॉर्मूला आकांक्षा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। आज सालू नहीं आई ना? और ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो। और ये नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बिल्कुल सही। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स में से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न। तो ये कहलाता है नेट सेल्स। सेल्स रिटर्न नहीं है तो क्या करेंगे? माइनस नहीं करेंगे, है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद है सेकेंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला सेम ग्रॉस प्रॉफिट जैसा ही, नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। यानी कि यहां पर अपन ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिख दिया है। एक मिनट, तो नेट प्रॉफिट रेशियो में ऊपर में नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। ये सभी रेशियो जो अपन अभी निकाल रहे हैं कौन से वाले? जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये सब किसके साथ कैलकुलेट होते हैं गरिमा? नेट सेल्स के साथ। यस सर। और सेल्स रिटर्न नहीं दिया हो तो सेल्स को नेट सेल्स मान लिया जाता है। तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग रेशियो। वैसे जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो फॉर्मूले लिखते लिखते याद हो जाते हैं, फिर भी मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, उसको आप कॉपी में बढ़िया अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो लिखते लिखते ही कुछ फॉर्मूले याद हो जाते हैं और वो लिखना जरूरी है। अभी मैं सर लिखाऊंगा। लिखते भी जा रहे हैं। अच्छा, वो तो और अच्छी बात है। अभी आप तुरंत का तुरंत लिख रहे हो तो वो तो और अच्छी बात है। यस सर। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ये भी सेल्स के साथ है, नेट सेल्स। बस इसमें अब ये समझना है अपने को कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। और मान लो सेल्स नहीं मालूम या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मालूम तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है जो आप लोग पहले भी कभी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या स्कूल में, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले हुए, एक सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके हिसाब से फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। कभी फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, कभी सेकंड, वो तो क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर इस फॉर्मूले में एक चीज और लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था आकांक्षा?
ऑपरेटिंग Operating expenses. एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने से, बिजनेस को चलाने में जो हमारे खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, Selling and distribution expenses. फाइनेंस एक्सपेंसेस। ये फाइनेंस एक्सपेंसेस मतलब जैसे आपने कंपनी ने कोई डिबेंचर इश्यू किया है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह, कोई लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट वगैरह, तो ये फाइनेंस एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, गुड्स को बेचने वगैरह के खर्चे जो होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड भी आ जाएगा सर। हाँ जी, सर डिविडेंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं डिविडेंड नहीं आएगा। डिविडेंड तो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने शेयर पे करती है, वो खर्चे में नहीं आता है, वो एप्रोप्रिएशन वाली चीज होती है, वो पीएल में नहीं आता है, तो डिविडेंड नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट आ जाएगा जो अपन लोन लेते हैं या डिवेंचर वगैरह पे करते हैं, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे वगैरह। नेक्स्ट। नो सर, ऑफलाइन नहीं हुआ है। अच्छा, इसके बाद है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो आप निकाले थे अभी ऊपर में, ऑपरेटिंग रेशियो अभी आपने ऊपर में निकाला था। यदि आपको ऑपरेटिंग रेशियो मालूम है तो 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग खर्चे थे। तो 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर दो तो आपका ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। या फिर यदि ऑपरेटिंग रेशियो नहीं मालूम है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ये देखिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। अब ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो भी दिया हुआ है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें केवल ऑपरेटिंग खर्चे और ऑपरेटिंग इनकम ही जोड़ना बस। अब जैसे मान लो लॉस बाय फायर, ये लॉस बाय फायर ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग है। हर साल आग लगती है दुकान में, नहीं थी। तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है वो खर्चे जो बिजनेस को ऑपरेट करने में हाँ। बार बार होते हैं, और नॉन ऑपरेटिव मतलब जो बार बार नहीं होते हैं। जैसे कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचे उससे प्रॉफिट या लॉस हुआ तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। आपने रुपए कहीं इन्वेस्ट किया और उस पर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग वो होते हैं जो बार बार नहीं होते हैं, या बिजनेस के बाहर की इनकम है, या बिजनेस के बाहर के जो बार बार नहीं होते हैं। लॉस बाय फायर जैसे बताया, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग में आता है लॉस। तो यहां पर देखिए लिखा है नीचे कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अपन लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तो सभी टाइप के इनकम एक्सपेंसेस लिख देते हैं, चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है उसमें नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस हो गए हैं तो उसको वापस क्या कर दो, क्या करना पड़ेगा? ऐड कर देंगे ऐड सर। करना पड़ेगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो जुड़ी हुई है प्रॉफिट में उसको क्या कर देते हैं, माइनस। आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर इसका दूसरा कि क्वेश्चन में यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट में केवल ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो और केवल ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो तो भी आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हैं। अब बाकी अपन जब क्वेश्चन बनाएंगे तब फिर और क्लियर होगा, अब अभी थोड़ा थ्योरेटिकल समझ रहे हैं अपन। नेक्स्ट, इसके बाद
किसी किसी का नेटवर्क लगता है कभी आ रहा जा रहा है, आवाज आ रही थी। इसके बाद एक्सपेंसेस रेशियो, एकदम सिंपल है इसका फॉर्मूला। एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। जैसे मान लो आपको सेलिंग एक्सपेंसेस का रेशियो निकालना है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। मान लो क्वेश्चन में बोल देगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का रेशियो निकालो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। इसके बाद ये हो गया आपका एक्सपेंसेस का फॉर्मूला। ये पूरे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। कौन से वाले? प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दो टाइप के फॉर्मूले थे। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दो टाइप के थे, एक जनरल प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ये जनरल प्रॉफिटेबिलिटी वाले फॉर्मूले कंप्लीट। अब है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ये वाले फॉर्मूले थोड़े से मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये देखिए ये आ गया आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ए के अंदर सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट था प्रॉफिट वो जनरल वाला। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला क्या दिया हुआ है, आकांक्षा पढ़ सकते हो? यस सर। क्या लिखा है फर्स्ट? रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड और शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट और नेट वर्थ। तो अब देखिए ये लिखा है कि रिटर्न, रिटर्न मतलब कि हमने जो पैसा लगाया है उस पे हमको वापस कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या इनकम हो रही है। तो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर कौन होते हैं कंपनी में? जो शेयर होल्डर होते हैं। तो शेयर होल्डर्स का जो फंड होता है उसी को ही बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर्स फंड बोलो या शेयर होल्डर्स फंड बोलो या शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट बोलो या नेट वर्थ, ये नेट वर्थ भी वही चीज है। नेटवर्थ बोलो या प्रोप्राइटर्स फंड बोलो या शेयर होल्डर्स फंड, सब एक ही मतलब है। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा इन्वेस्ट है बिजनेस में मतलब कंपनी में, उन पे उनको क्या वापस रिटर्न मिल रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, कितनी कमाई हो रही है, कितनी अर्निंग हो रही है शेयर होल्डर्स को। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है कंपनी से, शेयर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट होता है वो सब टैक्स वगैरह देने के बाद बचता है। कंपनी अपने प्रॉफिट पे जो भी इंटरेस्ट टैक्स वगैरह सब पे करने के बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर के लिए बचता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसा नहीं कि कंपनी पहले डिविडेंड बांट देगी शेयर होल्डर पे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स। तो ऐसे में तो फिर कम गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक। तो उन लोग सब पहले ही डिविडेंड ले लेंगे टैक्स देने के पहले ही, तो फिर गवर्नमेंट को तो टैक्स कुछ बचेगा ही नहीं। तो शेयर होल्डर्स को कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से। तो शेयर होल्डर के लिए कौन सा प्रॉफिट बचेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, कि शेयर होल्डर को अपने फंड पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या जोड़ते हैं? शेयर होल्डर्स फंड को प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। प्रोप्राइटर भी वही, शेयर होल्डर भी वही, नेट वर्थ भी वही। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या नेट वर्थ इज इक्वल टू
दो फॉर्मूले हैं इसके। पहला तरीका है, पहला फॉर्मूला कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। लेकिन करंट एसेट्स या एसेट्स में क्या नहीं जोड़ते हैं, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, कभी नाम सुने हो क्या आप लोग? ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, कभी नाम सुने हो क्या? एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम संपत्ति। जो मूवेबल है वो वाली ना? फिक्टिशियस एसेट्स मतलब ऐसी एसेट जिसका कोई एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, जिसका एक्चुअल में कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। जैसे यदि क्वेश्चन में एसेट साइड में दिया रहता है कई बार, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ प्रारंभिक खर्चे यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, या उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एक और स्टेप का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स है। इनको कंपनी धीरे धीरे राइट ऑफ करती है, इनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। तो फिक्टिशियस एसेट्स मतलब वो होता है जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस। आपको क्वेश्चन में मिलेगा भी ये सब चीजें, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अपन इसमें एक तो ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या और भी कोई लायबिलिटीज है लॉन्ग टर्म डेप्ट वगैरह, जैसे डिबेंचर्स वगैरह, या कोई लॉन्ग टर्म लोन लिए कंपनी। कुल मिला के इनको आउटसाइड लायबिलिटी भी बोलते हैं, करंट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो बाहर के लोगों को पे करना है। तो ये सब चीजें माइनस हो जाती है। और एक और फॉर्मूला सीधा सीधा शेयर होल्डर्स फंड का, कि शेयर कैपिटल जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। वही फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब जो बताया था मैंने अभी, यदि ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो उनको माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स को। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड भी किसके हिस्से का होता है, शेयर होल्डर्स का ही तो होता है, और किसी को थोड़ी पे करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब कि टैक्स वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो कंपनी ने अभी तक डिविडेंड वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, पड़ा हुआ है कंपनी के पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो सेम आना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसके हिसाब से दोनों में से जो फॉर्मूला पुट हो सकता है वो पुट किया जाता है। पहला था अपना रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, इसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर सभी आ जाते हैं। अब आपका है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, मतलब इसमें केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही फंड लेंगे, प्रेफरेंस शेयर को हटा देंगे। तो इसमें ए क्या लिखा हुआ है, ए क्या लिखा है शालिनी पढ़ो। On the basis of equity shares holders fund. हाँ,
ए है इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के बेस पे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये तो ऊपर वाले में भी था, ये देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन इसमें एक चीज और माइनस हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी। क्यों? क्योंकि अपने को इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड पे रिटर्न निकालना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद मिलता है, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो गया। फिर इंटू 100 अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। आपने अभी ऊपर में ये देखा था शेयर होल्डर्स फंड, आप बता सकते हो शेयर होल्डर फंड का जैसे पहला फॉर्मूला था फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसमें एक चीज और माइनस कर देंगे तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर शेयर। कैपिटल। और दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो इसको हटा देंगे, किसको? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट जाएगा, क्योंकि हमको इक्विटी शेयर होल्डर का फंड निकालना है, तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो अपन जोड़े थे पिछले फॉर्मूला में ये हट जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट, बाकी सब आ जाएंगे। ये देखिए फॉर्मूला इसका, ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व फंड, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, बाकी पूरा वैसा का वैसा, ये देख लीजिए बाकी पूरा का पूरा वैसे ही है। और दूसरे वाले फॉर्मूले से फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, फिर माइनस करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेब्ट, और मैंने क्या बताया था एक और माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा ये वाले फॉर्मूले। हो गया, आगे बढ़ू? गरिमा, रितिका, शालिनी, Yes, sir. यहाँ तक हो गया, तो फिर आगे बढ़ू। अभी Yes, sir. ओवरऑल में अभी सब शेयर होल्डर फंड वगैरह यही सब का यूज चल रहा है अभी। इसका बी पॉइंट, इसका बी पॉइंट मैं वैसे इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, ताकि आपका कुछ छूट जाता है तो आप देख लेना, और वीडियो तो भेजूंगा ही भेजूंगा इसका। ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, on the basis of equity share capital, इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इसमें केवल आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेना है और कुछ नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी तक शेयर होल्डर्स फंड चल रहा था, अब कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड किसी को मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम ना? शेयर होल्डर्स फंड मालूम है कि नहीं आप लोगों को? शेयर होल्डर्स फंड आवाज क्यों नहीं आ रही है कहीं से? तो कैपिटल एम्प्लॉयर वो ना जो जितना पैसा अपन इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पे अपने, जैसे
आपका बिजनेस है और आपने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई अपनी, तो ये तो आपका शेयर होल्डर फंड हो गया, मतलब प्रोपराइटर का फंड हो गया। आप प्रोपराइटर है और आपने मान लो 50,000 रुपए कहीं से उधार लेके, लोन लेकर और लगाया बिजनेस में, 1 लाख खुद का और 50,000 किसी से लोन लेके लगाया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ये भी आ जाएगा। जो आप लोन वगैरह लेते हो, कोई डिवेंचर वगैरह इश्यू करते हो, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कहलाएगा? 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 1,50,000। 1.5 लाख। तो प्रोपराइटर्स फंड में खुद का पैसा आता है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर होल्डर का खुद का जो भी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में वो भी प्लस हो जाता है, जो बाहर से कहीं लिए हो आप, कोई लोन लिए हो, कोई डिवेंचर इश्यू किए हो, वो भी उसमें प्लस हो जाता है। तो आप शेयर होल्डर फंड में लोन जोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट जोड़ दीजिए, यानी कि डिवेंचर वगैरह है तो जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? आप लोगों से आवाज नहीं आती है, तो मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आया। सर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या बताया मैंने कि शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दें आकांक्षा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सर जो बाकी और डिविडेंड और जितने भी नहीं, डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट। कोई लॉन्ग टर्म लोन हो या डिवेंचर्स हो, यस सर। लोन वगैरह यदि हम कहीं से लिए हैं तो वो भी जोड़ दो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि आपका टोटल रुपए कितना बिजनेस में इन्वेस्ट है, खुद का भी और किसी से बोरोड किए, किसी से उधार लिए तो वो भी। जैसे कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि कोई लॉन्ग टर्म लोन है, कंपनी में डिबेंचर वगैरह होते हैं, ये भी जुड़ जाएंगे, बस उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। अब इसमें भी दो अलग अलग है, ए और बी। ए है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसको बोलते हैं टोटल रिसोर्सेस। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है आकांक्षा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू into 100 upon total assets और gross capital कैपिटल employed। एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स के साथ निकलता है। और इसमें नेट प्रॉफिट कौन सा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट एंड टैक्स देने के पहले। शेयर होल्डर्स में क्या होता है? इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह देने के बाद का प्रॉफिट देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में जो भी रिटर्न निकालना है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि टैक्स देने के पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना हमको, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह पे या डिवेंचर वगैरह पे। टैक्स उसके बाद पे किया जाता है, इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद। इसलिए नेट प्रॉफिट कौन सा? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। इसमें आप टोटल एसेट्स ही ध्यान रखिए। और नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट ऊपर का तो सेम है दोनों में, बस डिवाइड में टोटल एसेट्स की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये देखिए, शेयर होल्डर का जो फॉर्मूला था ना, ये देखो आकांक्षा, फिक्स्ड एसेट्स, यस सर। करेंट एसेट्स, ये सब शेयर होल्डर्स फंड का था ना। फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के फिर माइनस करेंट लायबिलिटीज, बस उसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट भी माइनस किए थे ये शेयर होल्डर फंड में। अपन शेयर होल्डर फंड में देखो अपन लॉन्ग टर्म डेप्ट भी माइनस किए थे। ये देखो, ये देखो दिखा, ये शेयर होल्डर फंड में अपन माइनस करंट लायबिलिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म डेप्ट भी माइनस किए थे। और इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस नहीं होता, इसमें केवल करंट लायबिलिटी तक ही माइनस करना है।
फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बस। शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेब्ट भी माइनस हो जाता है, डिबेंचर वगैरह। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए वो माइनस नहीं होगा, केवल करंट लायबिलिटी माइनस होगी। और दूसरा वाला फॉर्मूले से करोगे तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ये देखो ये भी प्लस हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। और ये लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है, किसी को मालूम है क्या? मैं बोला भी हूं अभी कई बार। डिवेंचर डिबेंचर्स है या कोई लोन लिए, लोन एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए लोन लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो लॉन्ग टर्म डेट मतलब डिबेंचर्स वगैरह है, लॉन्ग टर्म लोन है, ये सब। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इसको भी इंक्लूड करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में इसको इंक्लूड नहीं करते, कैपिटल एम्प्लॉयड में इसको इंक्लूड करते हैं। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। या फिर एक और फॉर्मूला दिया है, देखो और करके एक और फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है कि शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दो तो आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेब्ट। बस। डिबेंचर है तो डिबेंचर शेयर होल्डर फंड में जोड़ दो, बस। तो आपका ये आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यदि आप शेयर होल्डर फंड पहले से निकाल चुके हो तो उसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट जोड़ दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले थोड़े से लेंदी टाइप के थे। अब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में अब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। क्या है देखिए, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। अर्निंग पर शेयर शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईपीएस। अर्निंग पर शेयर को शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएस। एक शेयर के पीछे कितनी इनकम हो रही है शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कि इक्विटी शेयर होल्डर को अपने एक शेयर के पीछे कितनी इनकम हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद ही तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इनकम बचती है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पर शेयर आपका अर्निंग निकल जाएगा कि एक इक्विटी शेयर के पीछे कितनी अर्निंग हो रही है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो ये सब शेयर की वैल्यू से रिलेटेड है। मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, यदि उसको मार्केट में बेचो तो कितना पैसा मिल सकता है, अपॉन ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर और मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर करते हैं कि मार्केट वैल्यू कितनी ज्यादा है अर्निंग से। उसके बाद है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो, कोई हिंदी वाले होंगे तो मैं इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज दूंगा। कोई है क्या हिंदी वाले? सोमी हाँ आपके सर, पास मैं तो होगा इसका नोट्स, नहीं सर, इसका नहीं है मेरे पास। रेशियो का होगा आपके पास, याद करो मैंने भेजा था। एक बार मैं चेक कर लूंगी। हाँ, नहीं होगा तो मैसेज कर देना मेरे को, मैं भेज दूंगा। और कोई है हिंदी ओके वाले? सर। और कोई नहीं है? नहीं सर। ओके। डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर इंटू 100 अपॉन मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, यानी कि
एक शेयर की क्या है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर इंटू 100 अपॉन मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर। अब ये सब मेन क्या है, फॉर्मूले याद रखना, और फॉर्मूले तभी याद होंगे जब क्वेश्चन आप इसके ज्यादा से ज्यादा बनाओगे। टोटल 9 फॉर्मूले हैं इसमें ओवरऑल वाले में। तो अभी अपन पढ़ रहे थे डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि कंपनी ने डिविडेंड कितना पे किया अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन रेशियो, या इसको बोलते हैं अर्निंग यील्ड रेशियो। कैपिटलाइजेशन रेशियो और अर्निंग यील्ड रेशियो। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग हो रही है, जिसको अपन क्या लिखे थे, ईपीएस, यानी कि आपको इसके लिए ईपीएस निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले के लिए। अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस, जो अपन ऊपर में लिखे थे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इंटू 100 अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, कि शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, यानी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू। अब क्या है, अच्छा मेरे को लगा 9 ही है, ये तो ज्यादा है, 13, 14 फॉर्मूले हैं इसमें। इसमें सबसे ज्यादा वैसे ईपीएस वाला यूज होता है, अर्निंग पर शेयर, बाकी बहुत कम यूज होते हैं। एग्जाम में भी बहुत कम पूछे गए इसके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के तो बहुत पूछते, जो स्टार्टिंग वाला जो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी वाले, तो इनका थोड़ा सा रेशियो कम है, कम पूछा है। अब है नेट, किसका फॉर्मूला देख रहे हैं अपन अभी, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर और एसेट्स कवर रेशियो। बुक वैल्यू पर शेयर, एक इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू मतलब जितना भी शेयर होल्डर फंड पड़े ना अपन ऊपर में, शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, प्रेफरेंस शेयर का नहीं, क्योंकि इसमें देखो डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना भी फंड है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाती है। ये देखो नीचे लिखा भी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला तो नीचे रिपीट है जो अपन ऊपर में पढ़ चुका है, ये अपन ऊपर में पढ़ चुके हैं, वही रिपीट है यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये आपको ऊपर में भी बता चुका हूं मैं, वही है, रिपीट है। और इसको अपन फीड एसेट्स वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, तो फीड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है ना, तो प्रेफरेंस शेयर भी माइनस हो जाएगा। और ऊपर वाले फॉर्मूले से तो प्रेफरेंस शेयर को नहीं जोड़ेंगे। पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर जो ऊपर में पढ़ चुके अपन, कि एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है, इंटू 100 अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर इंटू 100 अपॉन ईपीएस। इसके बाद डिविडेंड पेमेंट रेशियो, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, इक्विटी डिविडेंड इंटू 100 अपॉन
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये डिविडेंड पेमेंट रेशियो मतलब कंपनी इक्विटी डिविडेंड कितना दे रही है प्रॉफिट के पीछे। जैसे प्रॉफिट 50,000 हुआ तो और कंपनी ने मान लो 10,000 डिविडेंड बांटा, तो कितना परसेंट बांटा, वो चीज निकलती है इससे। और इसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। ये रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या होता है मालूम है, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट रोक कर रखा है जो नहीं बांटा है शेयर होल्डर में। अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड जितना बांट दिए वो हटा दो, इंटू 100 अपॉन ईपीएस अर्निंग पर शेयर। या फिर इसका रेशियो है सिंपल 1 माइनस पे आउट रेशियो, लेकिन ये तभी यूज होगा जब पे आउट रेशियो दे दिया हो तो। ये सब वैसे रेशियो बहुत कम पूछता है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवर रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवर रेशियो, कंपनी के पास प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। और इक्विटी डिविडेंड कवर रेशियो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है। तो आपको मालूम है इक्विटी को डिविडेंड देने के लिए प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद ही इक्विटी को डिविडेंड मिलता है। इसलिए देखो ये क्या लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस को देने के बाद ही इक्विटी को मिलता है, इसलिए वो भी माइनस हो जाता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। तो ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैंने बताया आपको, सबसे ज्यादा रेशियो यही है प्रॉफिटेबिलिटी के ही। उसमें भी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी तो एकदम इजी है, वो तो सब नेट सेल्स के साथ कैलकुलेट करते हैं, वो तो सब याद भी हो गए होंगे कि नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। लेकिन ये ओवरऑल वाले जो हैं ये थोड़ा सा लेंदी है। अब इसके बाद ये जो एक्टिविटी वगैरह है इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन इनको आप कल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।